आज हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। किसी देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। कह रहा है इसमें कि किसी देश के जो निवासी होते हैं वही उस देश के वास्तविक धन होते हैं और यही लोग वास्तविक संसाधन भी हैं जो अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, यह भी हमें जानना आवश्यक है, जिसके बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। विश्व में जो जनसंख्या है फैली है वह असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है, जॉर्ज बी क्रेसी है, उन्होंने एशिया के जनसंख्या के संबंध में क्या कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। क्रेसी महोदय कह रहे हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर यानी ज़्यादा स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ये एशिया की बात उन्होंने कहा है, ये कृषि महोदय कह रहे हैं। विश्व, अब आगे देखते हैं हम लोग, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, यानी जनसंख्या वितरण का क्या प्रारूप है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं आगे। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकिकीय विशेषताओं से संबंधित करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से जाता है। जनसंख्या वितरण का मतलब यह होता है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इससे लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90%, ध्यान दीजिएगा, जो कृषि महोदय कह रहे हैं वही चीज यहाँ पे दे रहा है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। ठीक है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कह रहा है विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित है। जो 10 देश बता रहे हैं उसमें 6 तो एशिया में ही है, स्थित है। आगे देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व, इसे प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो आप ऐसे कहेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्तियों की संख्या है उसी में जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व निकालने का एक फार्मूला है, सूत्र है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे वह पूरा क्षेत्रफल, यह जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारक। अभी कृषि महोदय ने कहा है कि 90% लोग 10% स्थान पर रहते हैं, है ना। तो अब वह कहीं पे जनसंख्या बहुत घना है, कहीं पे बहुत विरल है, ऐसा क्यों है? इसके क्या कारक है? इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है उसको हम लोग देखते हैं। उस कारक में सबसे पहला कारक आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में है, भौगोलिक कारक में भी कई आ जाते हैं, जैसे पहला जल की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु, मृदाएं। जल की, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक की व्याख्या कीजिए। ठीक, जब भौगोलिक कारक की व्याख्या करने के लिए कहेगा तो आप इसको लिखेंगे, जल की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु और मृदाएं। आइए हम जल की उपलब्धता देखते हैं, यह कैसे प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण को। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। लोग वहीं पे आप ज़्यादा बसने के लिए सोचेंगे, ज़्यादा रहने के लिए सोचेंगे जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध है। जल उनको पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए और उद्योग धंधों में चाहिए। इसलिए लोग जलीय क्षेत्रों के पास ही ज़्यादा निवास करने की सोचते हैं जहाँ जल आसानी से मिल जाए। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और नाव के संचालन किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र, यही कारण है कि जो नदी घाटियों की जो सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता,
मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह नदियों के किनारे ही विकसित हुई, फली फूली। ठीक। अगला है जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक में दूसरा है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। कह रहा है कि भू आकृति जमीन पे लोग वहाँ बसना ज़्यादा उचित समझे जहाँ से समतल है या हल्का सा ढलान, वहाँ भी ज़्यादा बसना लोग चाहेंगे। ज़्यादा उबड़ खाबड़ या गड्ढे में लोग नहीं बसना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। यह जो मैदान होते हैं यहाँ पे सड़क आसानी बनाई जा सकती है, भवन बनाए जा सकते हैं, उद्योग धंधे आसानी से लगाए जा सकते हैं, अनुकूल होते हैं, इसलिए लोग वहाँ भी बसना चाहते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में, और अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे परिवहन तंत्र यानी आवागमन के साधन वहाँ पे विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऊंचा नीचा होता है, तो वहाँ पे सड़कें आसानी से नहीं बनाई जा सकती हैं, इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में ही रहना उचित समझते हैं। अगला देखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। जलवायु कैसे प्रभावित करता है? अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। कह रहा है कि अति उष्ण यानी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, तो क्या वहाँ पे बसना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे लोग बसना नहीं चाहते। तो इसलिए जहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, जहाँ मानव अनुकूल जलवायु पाई जाती है, वहीं पे लोग ज़्यादा बसना चाहेंगे और वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा मिलती भी है। आगे देखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने कारकों में मृदाएं कैसे प्रभावित करती हैं। मृदा यानी मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है वहाँ पे लोग ज़्यादा बसना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पे खेती लोग आसानी से करेंगे, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। वहाँ पे गहन खेती लोग करते हैं, अनाज चाहिए खाने के लिए, तो वहाँ खेती करने के लिए आसानी से भूमि, उपजाऊ भूमि मिल जाती है उनको। आगे है, ये तो जनसंख्या को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक हो गया। अब आगे है हमारा आर्थिक कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आर्थिक कारक में भी 3 है, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक कारक में है खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। ठीक, तो हम लोग खनिज को देखते हैं, खनिज कैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां जहाँ पे खनिज पदार्थ रहेंगे वहाँ पे उद्योग धंधे को आकर्षित करता है, यानी वहाँ पे उद्योग धंधे लोग लगाते हैं कि वहाँ पे खनिज आसानी से मिल जाता है। मतलब कुशल व अर्धकुशल कर्मी के क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। जहाँ पे खनिज संसाधन है वहाँ पे कुशल और अकुशल श्रमिक जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको रोजगार मिल जाता है। तो जब रोजगार मिल जाएगा तो वहाँ बस जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है? सघन हो जाती है। यह खनिज हो गया। अगला है नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। देखिए नगरों में क्या क्या हमें सुविधाएं मिल जाती हैं? रोजगार के बेहतर अवसर मिलता है, रोजगार, ठीक। शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित हमको सुविधा मिल जाती है, चिकित्सा से संबंधित सुविधा मिलती है, परिवहन और संचार का यानी आवागमन, हमें कहीं आना जाना होता है, अगर कहीं हम रात में भी कहीं आना जाना हो तो गाड़ी मिल जाती है, परिवहन का हो गया। अगर किसी की तबीयत रात बिरात में खराब हो जाती है तो पास में ही हॉस्पिटल या डॉक्टर मिल जाते हैं, या पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विद्यालय मिल जाते हैं, लोग पढ़ते हैं। तो यह नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। इन सब के कारण, इन सब सुविधाओं के कारण ही लोग नगरों में निवास करना ज़्यादा उचित समझते हैं, इसलिए नगरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। आगे है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कैसे प्रभावित करता है? औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर पर है। जहाँ उद्योग धंधे लगे हैं, आप देखिएगा कि जहाँ उद्योग धंधे लगे हैं वहाँ क्या है कि लोग का निवास ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के निवास ज़्यादा है, वहाँ पे उद्योग धंधे लगे तो वहाँ पे रोजगार के छोटे छोटे अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। जब अवसर तो वहाँ पे निश्चित रूप से कि उद्योग वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है तो उद्योग धंधों के पास भी जनसंख्या बढ़ जाती है, वहाँ आसपास एरिया जनसंख्या से भर जाता है।
इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक, देखो ठीक करा कि जो उद्योग धंधे लगा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे उद्योग धंधे में काम करने में कर्मी होते, नहीं, वहाँ पे और कौन कौन लोग हो जाते हैं, परिवहन परिचालक यानी आवागमन जो मोटर गाड़ी चलाते हैं वो वाले हो जाएंगे, दुकानदार जो सही बात है बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, बैंक कर्मी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी लोग बच जाते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अपने उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ। जापान जो एशिया में है उसका एक औद्योगिक प्रदेश कोबे ओसाका प्रदेश उद्योगों की उपस्थिति के कारण वहाँ उद्योग धंधे इतने हैं कि उसके कारण वो सघन बसा क्षेत्र है। ये हो गया आर्थिक कारण। अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। कह रहा है कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ज्यादा आकर्षित करते हैं लोगों को आकर्षित। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। सरकार कभी कभी ऐसा प्रोत्साहन देती है लोगों को कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान वहाँ से चले जाने के लिए और दूसरी जगह जाकर बसने की प्रोत्साहन देती है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या परिवर्तन से। किसी क्षेत्र में निश्चित क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान समय में क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। देखो किसी स्थान है वहां कह रहा है निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान उसमें संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, वही जनसंख्या वृद्धि। यह वृद्धि का धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो ये बात कर रहा है। ये तो जनसंख्या वृद्धि होगी। आगे देखते हैं हम लोग प्रवास। प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, प्रवास, माइग्रेट। ठीक, प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक घटक और है जिससे जनसंख्या का आकार बदल होता है। बात सही है कि अगर किसी स्थान की जनसंख्या वहाँ जन्म दर ज़्यादा है तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, या मृत्यु दर ज़्यादा जनसंख्या परिवर्तन होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा भी कारक है प्रवास, जिससे भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। प्रवास, प्रवास मतलब एक स्थान दूसरे चला जाना। ठीक, प्रवास में आप